माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स? साउंड के बारे में कर रहे थे, है ना। ध्वनि देख रहे थे कि ध्वनि से किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। रेलवे और एसएससी के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन ध्वनि से, साउंड से बनते हैं, इनका डिस्कशन हमने किया था। लास्ट 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, बाकायदा एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कशन हमने किया था। आज फिर देखते हैं कि किस तरीके के और क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम्स में। क्लियर? आइए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस? क्लियर? यानी कि ऐसी कौन सी लेयर है, इन चार ऑप्शन में जो भी दिए हुए हैं, वह पृथ्वी की कौन सी लेयर है जो कि रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित करके पृथ्वी पर भेज देती है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आयन मंडल या आयनोस्फीयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल या कि मेसोस्फीयर, या की है बहिर्मंडल या की एक्सोस्फीयर। तो आइए पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में कितनी लेयर्स होती हैं अर्थ की। ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अर्थ की लेयर कितनी होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अर्थ में, जैसे कि सपोज करो अर्थ है ये, है ना, अर्थ के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर या कि क्षोभ मंडल। ये जो आपको पहली लेयर दिख रही है, ये अर्थ की जस्ट ऊपर वाली लेयर है, ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। नेक्स्ट उसके ऊपर आती है समताप मंडल या कि कहें हम इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर? उसके ऊपर आता है आपका मध्य मंडल या इसी को हम कहते हैं मेसोस्फेयर। ध्यान दीजिएगा, मेसोस्फेयर के ऊपर आता है आयनोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर के ऊपर आता है एक्सोस्फेयर। सबसे ऊपर है हमारा एक्सोस्फेयर, लगभग 500 से 1000 किलोमीटर ऊपर होता है, और सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। तो पर्टिकुलर इससे भी एक वीडियो बनाऊंगी, मैं बताऊंगी कि किस लेयर की क्या उपयोगिता है ना, किस लेयर का पर्टिकुलर यूज क्या है, साथ ही हम किस लेयर की जो दूरी है, कितनी डिस्टेंस तक ये क्या है फैली हुई है। तो पहले हमको थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये जो है ना, ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? ये आपकी पृथ्वी है, दिख रही है। दिस इज द अर्थ, है ना। अर्थ के जस्ट ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है वो लगभग 0 से लेके 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। कहां तक? लगभग 0 से लेके 12 किलोमीटर, यानी कि लगभग 12 किलोमीटर तक क्या है? 12 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, कितना? 12 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर है मेसोस्फेयर, जो कि 50 से लगभग 90 किलोमीटर तक है। जस्ट ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, जो लगभग 90 से लेके 500 किलोमीटर तक है, और एक्सोस्फेयर 500 से लेके 1000 किलोमीटर, या कहना चाहिए बियॉन्ड पूरा, है ना। तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है आपकी एक्सोस्फेयर। अब कह रहा है, क्वेश्चन में था कि कौन सी लेयर है जहां से कौन सी तरंगे, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित कर देती है पृथ्वी पर। तो आइए समझते हैं, जो आयन मंडल होता है यानी कि आयनोस्फेयर होता है, वहां तक जाती है रेडियो वेव्स और वहां से परावर्तित होकर अगेन कहां पर आ जाती हैं? पृथ्वी पर आ जाती हैं। अब आपने देखा था सबसे ऊपर था एक्सोस्फेयर, जस्ट उसके नीचे क्या था? आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर काफी ऊंचाई पर, इतना तो आप समझ सकते हो, है कि नहीं, काफी ऊंचाई पर है। तो आइए देखते हैं कि जो आयन मंडल है, आयन मंडल या आयनोस्फेयर, उसकी उपयोगिता क्या है, यूजेस क्या है। क्लियर? तो जो रेडियो तरंगे होती हैं, एक्चुअल में रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होता है। क्लियर? काफी ऊंचाई पर है, तो जितनी ऊंचाई पर जाती हैं किरणें और वहां से परावर्तित होकर आती हैं, तो वो क्या होता है? कम्युनिकेशन के पर्पस से बहुत ही यूजफुल होता है। क्लियर? तो क्या आंसर दोगे माय डियर स्टूडेंट्स? क्या ऑप्शन दोगे आप? आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या एक्सोस्फेयर? तो आपने अभी अभी देखा कि आयन मंडल या आयनोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जहां पर की रेडियो तरंगे जाती हैं और वहां से टकराकर वापस धरती पर आ जाती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखो, ये कॉमन टॉपिक है आपका, ज्योग्राफी एंड फिजिक्स दोनों, है ना। तो आप इसमें भी पढ़ोगे, मैं बताऊंगी, फिर आपको जो भी ज्योग्राफी के टीचर होंगे वो भी बताएंगे, तो बहुत अच्छे से क्लियर रहता है ना, वायुमंडल और उसकी परतें, सारे लेयर्स। तो अच्छा है ना, आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है, यानी कि व्हाट इज द रीजन ऑफ इको। इको क्या है पहले तो ये समझना होगा, देन आप बता पाओगे कि इको का रीजन क्या होता है, इको प्रोड्यूस क्यों होता है। इको होता क्या है, इको सभी जानते हैं, सभी मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे हैं। इको का मतलब होता है वॉइस का, या कि कहना चाहिए साउंड का अगेन प्रोड्यूस होना, यानी रिपीट होकर के आना, दैट्स कॉल्ड द इको, है ना। जब साउंड दोबारा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप पहाड़ों पर जाते हो और चिल्लाते हो कोई प्यारा सा नाम जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है ना, और वो साउंड अगेन रिपीट होकर आता है, कितना अच्छा लगता है। चलो वो तो बात की बात थी। तो जब आप एक पहाड़ के एंड पर यहाँ पर खड़े होकर चिल्लाते हो और दूसरा पहाड़ इधर है, तो ये साउंड यहाँ जाता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अगेन आता है, इसीलिए आपको वो आवाज रिपीट सुनाई देती है और वही कहलाता है इको। यानी इको क्या है, जहां पर जितने डिस्टेंस के लिए साउंड गया उतनी ही डिस्टेंस में वापस आ जाता है, रिपीट होता है, इसीलिए हमको जो आवाज है वो रिपीटेडली सुनाई देती है, अगेन सुनाई देती है। क्लियर। तो इको क्यों हो रहा है, अब आपको यदि खुद ही इतने में से क्लियर हो गया कि यहां से गई रेज, है ना, यहां से गई और अगेन वापस आ रही है, तो ये तो जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन है कि नहीं है। जैसा कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि प्रकाश किरण आती है और अगेन क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। सेम यहां पर हो रहा है कि साउंड वेव आई और यहां से क्या हो गई, परावर्तित होकर पुनः आ गई। तो क्या होगा, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, पोल डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको प्रोड्यूसेस। क्लियर हुआ कि नहीं। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि परावर्तन की वजह से ध्वनि तरंगों के क्या हो रहा है, आपका प्रतिध्वनि प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। इट मींस अ वोकल इंस्ट्रूमेंट ऑसिलेट्स इन द एयर 256 टाइम्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, 256 टाइम्स क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट हो रहा है इन 1 सेकेंड। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ साउंड पूछ रहा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, 330। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, आप बताइए मुझे, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। 330 मीटर पर सेकेंड जो है तो वेलोसिटी गिवन है, और कंपन दिया हुआ है, वाइब्रेशन दिया हुआ है। मैंने पहले ही कहा था वाइब्रेशन ही साउंड प्रोड्यूस करता है। क्लियर। और साथ ही यहां पर जो लिखा है, अ वोकल इंस्ट्रूमेंट ऑसिलेट इन द एयर 256 टाइम्स इन द 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 256 बार वो कंपन कर रहा है या दोलन कर रहा है या ऑसिलेशन कर रहा है। क्लियर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है आपको लैम्डा कितना होगा, तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो सॉल्व कर लें थोड़ा सा, आइए। देखो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाहता है वैसे, पर मेरे बच्चे हैं भाई, कंफ्यूज क्यों होंगे, है कि नहीं, नहीं होगे ना आप लोग कंफ्यूज। एक बात बताओ मुझे, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा है 256 बार, सभी को दिख रहा है, 256 टाइम्स कर रहा है, 256 टाइम्स ऑसिलेशन कर रहा है इन 1 सेकेंड, है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, या कहना चाहिए इस क्वेश्चन का यही क्लू है कि बच्चे कैसे पकड़ पा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितना दोलन होता है, नंबर ऑफ साइकिल कितना है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी को यहां पर डायरेक्टली ना दे करके कि फ्रीक्वेंसी इतनी है, क्या कहा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 256 बार दोलन कर रहा है। इट मींस यहां पर फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा घुमा कर दिया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है यहां पर 256 हर्ट्ज। क्लियर हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, और वही चीज है कि 256 बार दोलन कर रहा है 1 सेकेंड में, यानी कि फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया था, सिर्फ यही क्लू था। यदि आप इसको पकड़ लेते तो क्वेश्चन आपसे बन जाता। नेक्स्ट है वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, लैम्डा पूछा है, लैम्डा पूछा है ना। और हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, या कहें कि f लैम्डा। क्लियर।
अब आपको लैम्डा निकालना है, स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वेरी इजी, निकाल सकते हो कि नहीं। स्पीड इज इक्वल टू कितना है 330, क्लियर। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 256, फ्रीक्वेंसी है 256 इंटू लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 256 इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ रहा है 330 divided by 256 is equal to 1.289 मीटर। अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में गिवन है 1.1, 0.56, 1.29, सो यस 1.29 इज अवर आंसर। 1.289 को हम राउंड फिगर में 1.29 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। जैसे बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार नंबर ये क्या दिया हुआ है, 256 बार दोलन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, हम कैसे क्वेश्चन करेंगे यार, हमको निकालना तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा है, लेकिन तो ये तो वेलोसिटी बस दिया हुआ है यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते तो आपको समझ आ जाता कि फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा घुमा करके दिया यहाँ पर, है ना, डायरेक्टली नहीं दिया कि फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, उसको किस टर्म में दे दिया, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के टर्म में दे दिया। तो ऐसा सिर्फ ये इसी क्वेश्चन में नहीं कर सकता है, कई बार टाइम पीरियड को भी इसी तरीके से दे देता है एज अ डेफिनेशन। तो हमको क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ना है कि हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जैसे ही हमने देखा 256 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो हमने उसको लिखा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 256 हर्ट्ज, क्लियर। नेक्स्ट हमारा वेलोसिटी गिवन था, तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ, तो बस हमने दोनों की वैल्यू पुट करी और हमने लैम्डा निकाल लिया, तो हमारा तरंगदैर्घ्य आ गया, कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1.29 मीटर, क्लियर। तो लैम्डा आ गया आपका 1.29 मीटर। नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन से विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1.29 मीटर विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए समझ आया डियर स्टूडेंट्स, आया हो तो प्लीज थम्स अप बनाइएगा, है ना। सुनील के अलावा बाकी बच्चे भी कमेंट्स क्या करो, है ना। चलिए ऋतिक भी करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो क्या होगा, है ना। 4 ऑप्शन गिवन है। कह रहा है चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज को पृथ्वी की तुलना में बहुत देर बाद सुनेंगे, या कि चंद्रमा पर उतने ही समय में सुन पाएंगे जितना कि पृथ्वी पर, या कि एक दूसरे की आवाज को सुन ही नहीं पाएंगे, या कि कह रहा है एक दूसरे की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अब एक बात बताइए, कल ही पढ़ाया था कि हमारा जो ध्वनि है ना, साउंड क्या, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और क्या चंद्रमा पर कोई मीडियम मौजूद है, यदि मीडियम ही मौजूद होता वहां पर तो फिर वहां पर भी लोग रहने लग गए होते ना, तो है ना, वहां पर एक्चुअल में चंद्रमा पर कहें, चंद्रमा की सतह पर मीडियम ना होने की वजह से साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल्ड। क्या होगा, साउंड की जो वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं करेंगी, जिसकी वजह से हम कोई भी बातें सुन नहीं पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे, कैन नॉट हियर ईच अदर्स वॉइस, क्लियर, किसी की भी हम वॉइस को वहां पर सुन नहीं पाएंगे। क्लियर हुआ, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या करती है ना। When a sound wave is obstructed in its path, then क्या करेगी, वो मुड़ जाएगी, सीधी चली जाएगी, रुक जाएगी या लौट जाएगी। अब एक बात बताइए मुझे, यदि कोई साउंड वेव इस तरीके से आ रही है और उसके रास्ते में ये ऑब्स्टेकल आ गया, तो जैसे ही ये ऑब्स्टेकल आया तो क्या होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप रेडियो सुन रहे होते हो, तो क्या रेडियो को लेके आप घूम रहे होते हो, नहीं हम रेडियो सुन रहे हैं, हम कहीं रख देंगे तो आवाज नहीं आएगी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। रेडियो को हमने बकायदा बेडरूम में, हॉल में, कहीं पे भी रख दिया, तो यदि आप किचन में हो या कहीं पर भी हो, स्टडी रूम में, तो आपको वहां तक आवाज आती है। तो क्या आपके हॉल से लेकर के आपका जो स्टडी रूम है क्या एकदम स्ट्रेट है, कोई दीवार नहीं है, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो आपने क्या देखा कि यदि हॉल में भी रेडियो रखा हुआ है तो दीवार से भी आवाज, मतलब जो टर्निंग पॉइंट था वहां से भी आवाज क्या हो रही है, मुड़ करके आप तक पहुंच रही है। यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, यदि उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो वो थोड़ी सी मुड़ जरूर जाएंगी लेकिन ट्रैवल जरूर करेंगी।
ट्रैवल जरूर करेंगी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, ये यहाँ पर रेडियो रखा है और यदि आप यहाँ पर खड़े हो और ये कोई वॉल है तो यहाँ से जो साउंड वेव आ रही है ऐसा तो नहीं कि यहीं से रिटर्न हो जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है या यहीं पर रिफ्रैक्ट हो रही है। क्या हो रहा है, यहाँ से आके वो अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ती हुई आप तक पहुंच रही है। यानी कि हम कहेंगे डिफ्रैक्शन जो होता है, साउंड की जो प्रॉपर्टी है, इन्वॉल्व्स अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स एज दे पासेस थ्रू एन ओपनिंग और अराउंड अ बैरियर इन देयर पाथ। यदि कोई बैरियर आ रहा है उनके रास्ते में या कि कोई होल आ रहा है तो भी क्या करती हैं, वो ट्रैवल करती हैं, और दैट कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा, वो क्या करेंगी, थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये तो कल ही बताया मैंने, सब में बताया था। वेलोसिटी ऑफ साउंड किसमें कितना होता है। देखो जब भी ऐसा ऑप्शन दिया है और आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, क्लियर, सपोज एग्जैक्ट नहीं पता, खैर यहाँ पे तो दो ऑप्शन आपको बहुत पास पास भी हैं, लेकिन यदि नहीं होता एक ऑप्शन तो आप इसमें बाकायदा इजिली टिक कर सकते थे। आपको यदि फिनोमेना पता है, बेसिक फंडा पता है कि एक्चुअल में जो साउंड है सबसे तेजी से किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड में दें, लिक्विड में दें, गैस में, है ना। क्यों? ड्यू टू द डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड की दिन, उससे कम है लिक्विड की दिन, उससे कम है गैस की। सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, दैट्स व्हाई साउंड सबसे तेजी से ट्रैवल करता है सॉलिड में, उसके बाद करता है लिक्विड में। यहां पर पूछा है एयर में, एयर इज अ गैस, है ना, तो एयर की नो डाउट कम होने वाली है, सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, डायमंड, एल्यूमिनियम, इन सभी की, है ना, 6000, 10,000, 12,000। तो भाई यहां इतना लंबा टर्म तो है नहीं, जाहिर सी बात है गैस है यानी कम होगा। हमने कल ही देखा था कि जब गैस की बात आती है, गैस में जो ध्वनि का वेग होता है वो 300, 400, 250 ऐसे ही लगभग रहता है। तो आप बकायदा एयर का तो आप याद रखो क्योंकि एयर का हर बार क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन नॉर्मली भी यदि कोई गैस आपसे पूछता है तो आप बड़ी इसलिए टिक कर सकते हो। एयर का जो होता है वो तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड जो होती है वेलोसिटी किसकी होती है, आपकी हवा में होता है ध्वनि का वेग। क्लियर हुआ? चलिए तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द एंटी नोड इज 30 सेंटीमीटर देन हाउ लॉन्ग द वेव विल बी। यानी कि वेवलेंथ पूछ रहा है ना, हाउ लॉन्ग द वेव विल बी, इसका मतलब है कि वो वेवलेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? वेवलेंथ पूछ रहा है। पहली बात तो आपको यहाँ पे पकड़नी होगी, दूसरी बात क्या पकड़नी होगी, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, नोड तथा एंटी नोड के बीच की दूरी दी गई है। अब एक बात बताइए, स्टेशनरी वेव का नाम सुना है? स्टेशनरी वेव का नाम सुना है क्या? यदि नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, अभी मैडम सुना देंगी, है ना। यदि नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं है, मैडम सुना देंगी। अभी जो स्टेशनरी वेव होती है हमारी, वो ऐसी कोई भी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम होता है। सपोज करिए कि आपने एक कील लगाई है ना कहीं पर भी दीवार में, और वहां पे रस्सी बांधी, और रस्सी बांधने के बाद एक एंड को आपने पकड़ा और ऐसे उसको किया, क्लियर, तो वो क्या होगी, एक वेव प्रोड्यूस होगी और उस कील तक जाएगी। और आप ऐसे किए तो जैसे ही वो वेव वहां तक गई वो वहां से रिटर्न भी आएगी, क्या वो वहां से रिटर्न भी आएगी। तो हमने देखा कि जितनी फ्रीक्वेंसी और जितनी ही एम्पलीट्यूड की वेव गई, उतनी ही फ्रीक्वेंसी उतने ही एम्पलीट्यूड की वेव क्या हो रही है, रिटर्न भी आ रही है। क्लियर? और यही दोनों वेव मिलकर के क्या कहलाते हैं, आपके स्टेशनरी वेव कहलाते हैं। अब क्या होता है, नोड और एंटी नोड क्या है? नोड और एंटी नोड का मतलब है कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये आपका कहलाता है एंटी नोड्स। क्या कहलाता है? एंटी नोड्स। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है जहां पर एम्पलीट्यूड चेंज ही नहीं हुआ, फिक्स्ड था एकदम, वही कहलाता है आपका नोड, है ना। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान देना, क्वेश्चन में गिवन है नोड एंड द अटैच्ड एंटी नोड। क्लियर? यानी कि यदि ये नोड है और ये अटैच्ड एंटी नोड, ये कहलाएगा या कि ये कहलाएगा, है ना, जो इससे अटैच है, ये वाला तो कहलाएगा नहीं। तो जो नोड है यानी कि कहना दिस वन एंड द अटैच्ड एंटी नोड, दिस डिस्टेंस इज गिवन विच इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टोटल वेवलेंथ आपकी लैम्डा होती है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और जो ये डिस्टेंस है ये आपकी कहलाती है लैम्डा बाई 4। तो जब हमको पता है कि लैम्डा बाई 4
4 इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो बड़े ही इजिली आप लैम्डा निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दिया 4 का उधर ले जाके, देन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हुआ? बहुत इजी सवाल था। देखो जरूरी नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन बने, कुछ फंडे भी आपको दिमाग में एक्चुअल में रखने होंगे कि हर एक चीज कहाँ से उठा रही है। क्लियर? अभी बोल देता 2 एंटी नोड के बीच की दूरी, कभी बोल देता 2 नोड के बीच की दूरी, तो एक्चुअल में हमें समझ के करना है ना, रट करके आप करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। साइंस को फील करना है, समझना है ना। चलिए तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन इट ट्रांसपोर्ट। किस चीज का वहन करती है कह रहा है? सब्सटेंस का, एनर्जी का, मास का, या इनमें से किसी का भी नहीं। अब आप ध्यान दो कि जब आपकी साउंड वेव जो जाती है ना, साउंड वेव जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो जाहिर सी बात है कि वेव ट्रैवल कर रही है तो कहीं ना कहीं उसमें एक एनर्जी तो होगी, मूवमेंट है ना। ऐसा तो नहीं कि वो किसी पदार्थ को, किसी चीज को ले जाके यहां से वहां तक पहुंचा देती है, ऐसा है क्या? भाई नहीं है। ना ही किसी मास को ले जाती है, ये तो है ही नहीं। तो देयर इज द एनर्जी बिटवीन ट्रेवल्स व्हेन साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। जाहिर सी बात है, इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल कि एक एनर्जी का वो ट्रांसफर करती है। होगा कि नहीं? तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा साउंड का डिस्कशन। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ 10 क्वेश्चन किए, आज हमने किए, तो हमने देखा इस तरीके के क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये पुराने पेपर्स के क्वेश्चन है, जिससे आप क्लियरली देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ ही कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू क्लास।